महान लोग होते हैं ना, उनके कुछ बड़े दिव्य गुण होते हैं। उनमें हरिनेस होगी, हरि, वरी एंड करी, ये 3 गुण उनमें होता है। हरिनेस, जल्दीबाजी, हर काम में जल्दीबाजी। इतनी जल्दीबाजी करते हैं कई लोगों के, पैखाना जाने में भी जल्दीबाजी होती है, पेशाब करने जाने में वो इतनी जल्दी में होते हैं कि पेशाब रास्ते में ही कर देते हैं, और कई लोगों का पैखाना भी रास्ते में निकल जाता है, इतनी जल्दीबाजी होती है। तो ये हरिनेस जो है ना, यानी उनके सारा सिस्टम भी शांत नहीं होता है, बिल्कुल जो है अशांत होता है। आपका हृदय, तो टाइप 1 पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं ना, प्रायः हृदय रोग से ग्रस्त मिलेंगे, प्रायः ब्लड प्रेशर से ग्रस्त मिलेंगे, प्रायः इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ग्रस्त मिलेंगे, प्रायः इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त मिलेंगे, प्रायः ब्लड प्रेशर से ग्रस्त मिलेंगे, क्योंकि ये टाइप 1 पर्सनालिटी के लोगों के दिव्य गुण हैं। तो इसलिए टाइप 1 पर्सनालिटी विकसित हो गया है, तो उसे थोड़ा सा समझो और जीवन को सुंदर बनाओ। क्या प्रश्न था? एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कौन कौन सुनना चाहता है इस विषय में? जरा हाथ उठाओ तो मैं बोलूं। सभी लोगों की इच्छा है। चलो, तो आज का जो है ना सत्र, इसी का नाम रहेगा, और समय मिलेगा तो ये प्रश्न का जवाब हम देंगे, और इसमें जो प्रश्न हमारे पास आए हैं उनके भी जवाब मिल जाएंगे। और प्रश्न भी आप लोगों के पता नहीं कितने शानदार होते हैं, जैसे कोई प्रेम पत्र लिख रहे हो आप लोग। तो इसे मन को समझने के लिए थोड़ा सा मन लगाकर सुनो, नहीं तो मन अशांत है तो फिर समझ न सकोगे। देखो, मन को थोड़ा समझो, मन क्या है। मैंने पुस्तक लिखी है, मन ही रोगी मन ही चिकित्सक, मन से बड़ा न कोई। तो मन ही आपका चिकित्सक है और मन ही रोगी है, और मन से सचमुच में कोई बड़ा नहीं है। इसीलिए उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधायो विषयासंगो विमुक्त निर्विषयम बना। यानी हर रोग का कारण क्या है? हमारा मन है, और भांति भांति के विषयों में हमें उलझा करके रोगग्रस्त कर देता है। और जिसने इस मन को समझ लिया, योग के द्वारा मन को जागृत कर लिया, क्योंकि ये मन सोया हुआ है, बेहोश है, मूर्छित है, तो ये नाना प्रकार के विषयों में फंसा करके। इसलिए उपनिषद में भी एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसका अर्थ है कि हमारा शरीर क्या है? रथ है, और आत्मा क्या है? रथी है, उसका मालिक है। और मन क्या है? हमारा लगाम है। और जो हमारा जो है ना जो हमारी इंद्रियां क्या हैं? वह घोड़े हैं। और कितनी इंद्रियां हमारी? 10। तो 10 घोड़ों से जोटा हुआ ये हमारा शरीर रूपी रथ चलता है। बुद्धि क्या है? हमारी सारथी है। अब क्या होता है? बुद्धि जो है ना विकृत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है,
कि जब बुद्धि विकृत होती है तो ऐसे आदमी कभी सुखी हो नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान रखा करो कि भाई बुद्धि विकृत हुई तो क्या होता है, लगाम ढीला हो जाता है, मन ढीला हो जाता है। और मन ढीला हो गया तो इंद्रियां क्या करती हैं, जो घोड़े हैं, कोई इधर भागती हैं कोई इधर भागती हैं, एक लक्ष्य की ओर नहीं जलती हैं। और फिर आदमी को लेकर के नाना प्रकार के तकलीफ़ों में लेकर उलझा देती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। ये हमारे पुरखों ने इतना साइंटिफिक व्याख्या की है। अब मन की देखो, मन की कितनी सुंदर मानसिक रोग की व्याख्या हमारे गीता में है। और गीता तो मैं शुरू कहता हूँ, गीता का प्रारंभ ही मानसिक रोग से हुआ है, क्योंकि सबसे भयंकर डिप्रेशन गीता में किसको हो रहा है, अर्जुन को। और आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तो सारी शक्ति, सारा यानी अंदर की ऊर्जा जो है ना खत्म होने लगती है। तो अर्जुन का क्या हो रहा है, गांडीव धनी छूटा जा रहा है, मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है। वो कहना चाहता है फिर भी स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है। और कृष्ण भगवान कितने 18 अध्याय में एक एक चीज का इतना विश्लेषण करते हुए, अद्भुत है गीता, अद्वितीय है। गीता जैसा ग्रंथ जिसमें जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। तो इसलिए जो ना देखो, मानसिक रोग की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस प्रकार से किया है, बिल्कुल साइंटिफिक, इतना बढ़िया जो है ना। मैंने बहुत सारे विश्व के माने हुए, एडलर है, युंग है, फ्रायड है, ये सब आपके हॉर्न हैं, ये सब माने हुए मनोविज्ञान के जो है ना पायोनियर रहे हैं। लेकिन गीता में जो मन की विश्लेषण किया गया है, मानसिक रोगों का विश्लेषण किया गया है, वह अपूर्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायत विषयान पुंसंकेषु अभिजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात अस्मृति विभ्रम अस्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये मानसिक रोग का विश्लेषण है। मानसिक रोग कहाँ शुरू होता है, काम। वो काम किसी प्रकार का क्यों ना हो और उसमें कहीं रुकावट आ जाती है, उसमें किसी प्रकार की अड़चन हो जाता है, किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल हो जाता है, तो वही काम जो है ना अनेक बीमारियों से आदमी के, यानी जब किसी विषय में सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं। सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ही सिर्फ विषय नहीं है, जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे वो क्रोध है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे द्वेष है, चाहे घृणा है, चाहे निराशा है, चाहे क्षोभ है, चाहे डर है, चाहे भय है, ये सब क्या है, विषय हैं। और इसमें जो है ना मन रमता है और उसमें कहीं किसी प्रकार की रुकावट आती है तो फिर शुरू हो जाता है एक विशेष साइकिल, दुष्चक्र शुरू हो जाता है। और दुष्चक्र शुरू में क्या होता है, नहीं काम होता है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से फिर ये श्रृंखला ऐसी चलती है कि अंत में आदमी प्रंस्यति यानी बिल्कुल रसातल में चला जाता है, डिप्रेशन के रोगी। तो ये ध्यान रखा करो। तो इसके पहले थोड़ा सा मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से, ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की मानसिक रोगों की जो है ना विश्लेषण उन्होंने बताया। अब मॉडर्न साइकोलॉजी जिसमें मन को 3 हिस्से में बांटा गया, एक को बोलते हैं टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन,
एक को बोलते हैं डायनेमिक क्लासिफिकेशन। टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में होता है, सुना होगा आप लोगों ने, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस। और डायनेमिक में होता है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये जो है ना, इनके बीच यदि संतुलन रहता है तो हम स्वस्थ होते हैं, और नहीं संतुलन होता है तो फिर बीमारियां होती हैं। चेतन मन क्या है? कितने लोग चेतन मन से परिचित हैं? हाथ उठाना। एक भी नहीं। जैसे मेरी बात कौन कौन सुन रहे हैं? हाँ, तो कुछ लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग यहाँ होते हुए भी नहीं हैं। तो क्या हो रहा है? उनका कॉन्शस सबकॉन्शस से, सबकॉन्शस अनकॉन्शस से हमेशा डायलॉग चलता रहता है। 24 घंटे ये डायलॉग चलता रहता है। तो ये कॉन्शस होता है बहुत छोटा सा हिस्सा, हमारे मन का बहुत छोटा होता है। लेकिन जो बुद्धत्व को उपलब्ध लोग हैं, जैसे कृष्ण हुए, राम हुए, महावीर हुए, ये जितने भी ऐसे लोग हुए हैं, तो उनका क्या होता है? अचेतन, अर्धचेतन सब कॉन्शस में रूपांतरित हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, और फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। ये तो मॉडर्न साइकोलॉजी की है, लेकिन हमारा सुप्रीम साइकोलॉजी कहता है कि मात्र इतना ही हम नहीं हैं, बल्कि हमसे ऊपर है सुपर कॉन्शस, यानी चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस, फिर सुपर कॉन्शस है, और सुपर कॉन्शस से भी और आगे कॉस्मिक कॉन्शस, फिर जो है, यानी इस प्रकार से एक इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखो, कॉन्शस जो आप कर रहे हो अभी, अब जैसे कई लोग जो है ना लेटे लेटे एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, अब उनको पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं, पैर हिलाते रहते हैं, ये सब क्या है? अनकॉन्शस स्थिति में हो रहा है। कई लोग जो है ना, यानी तो इसलिए जो है, क्योंकि वो अचेतन तल पर जी रहे हैं। अब अर्धचेतन क्या है? जैसे आपसे पूछूं मैं कि कल 11:30 पर क्या कर रहे थे आप? किसी को याद नहीं है, लेकिन याद कर रहे हैं, वो झिलमिला रहा है, तो हमें याद आ जाएगा कि 11:30 पर मैं उपचार ले रहा था, ले रही थी, या उपचार लेकर के लौट रही थी, या डाइनिंग हॉल में थी, या था। तो क्या होता है? वो याद आ जाता है। अचेतन मन क्या है? कि मैं आपसे पूछूं कि भाई 20 सितंबर 1904 को 12 बजे क्या कर रहे थे? किसी को याद नहीं है, लेकिन वो खो नहीं गया है, वो हमारे अचेतन मन में संग्रहित है। हम याद करेंगे फीडबैक के द्वारा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हम 20 सितंबर को हम 11 बजे कर क्या रहे थे। तो ये सारा कुछ है। और ये जो बीमारियां हैं ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपके जो ना में डिमेंशिया है, आपके बहुत सारी बीमारियां, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर है, पैरानोइया है, ये सब जो है ना, ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है? अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। अचेतन मन में और भी बहुत सारे शारीरिक बीमारियां भी हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप लोगों को मैं रोज यहाँ पर एक प्रयोग कराता हूँ हास्य आसन का, और उसमें भांति भांति की मुद्राएं आप लोग बनाते हैं मेरे साथ में। ये क्या है? ये आपके अचेतन मन में संग्रहित जो बीमारी का कारण बन रहा था, उसको निकाल बाहर करने का, निकाल फेंकने का कार्य हम करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण समझो कि आपको
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, फ्रोजन हो गया है। अब ये फ्रोजन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मात्र शरीर की बीमारी नहीं है, ये मन की भी बीमारी है। अब कराओ कितना भी इलाज, भागते रहो, दौड़ते रहो, ठीक नहीं होने वाले हो। लेकिन जब ये प्रयोग करते हो हमारे साथ में, क्या कराते हैं हम कि भाई आप जो है ट्रैक्टर स्टार्ट करते हो या जो है हाथ की क्रिया करते हो, तो उसके साथ क्या होता है, हमारे अचेतन, जैसे ये क्यों होता है, एक उदाहरण समझ लो, एक एग्जाम्पल समझ लो कि कहीं आप काम करते हो, आपका बॉस जो है बहुत खुशट है, हमेशा डांटता रहता है, तंग करता रहता है, तो आपके मन में उसके प्रति एक आक्रोश जगता है कि इसको पीटना चाहिए, मारना चाहिए। मन में इतने आक्रोशित हो जाते हो कि कभी कभी हाथ उठा भी देते हो। हाथ उठा दिया मारने के लिए, तभी आपका बॉस देखता है, कहता है कि अरे क्या कर रहे हो मिस्टर या मिस या मिसेज या मैडम। तो आप क्या कहते हो कि सर ये अभिवादन में उठा हुआ हाथ है, नमस्कार के लिए उठा हुआ हाथ है, मारने के लिए नहीं है। और ये नहीं कहेगा मारने के लिए नहीं है, नहीं तो समझ जाएगा। तो लेकिन आपका अचेतन मन तो समझ रहा है ना कि ये किस लिए उठा है हाथ। अब ये बात आपकी भावनाएं दब गई। अब क्या होगा, समय अंतराल पर वह अचेतन के हिस्सा बन करके फिर उभरता है आपके विभिन्न बीमारियों के रूप में। इस पर हमने काफ़ी रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, विश्व में अनेक रिसर्च हुए हैं। मेरी पुस्तक है असाध्य रोग सरल चिकित्सा, और लेटेस्ट बुक है हमारी जल चिकित्सा। उसमें हमने विस्तार से इन पर चर्चा की है कि किन भावनाओं का हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग रोग पैदा करते हैं। उन भावनाओं को हम सप्रेस करते हैं तो कैसी बीमारियां होती। ईर्ष्या को सप्रेस कर दिया, कैंसर हो सकता है। क्रोध को सप्रेस किया, ब्लड प्रेशर हो सकता है। घृणा को सप्रेस किया, डायरिया हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी भावनाएं हमारी हैं जिनको हम सप्रेस करते हैं और शरीर के रूप में परिलक्षित होती हैं। इस क्षेत्र में सिगमंड फ्रायड ने बहुत काम किया है। फ्रायड माने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो उनकी एक पुस्तक है साइको एनालिसिस, ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। तो उस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया है कई ऐसे रोगियों का। जैसे एक रोगी को जिक्र किया है, एक महिला थी, उसको पैरालिसिस हो गया था, अर्धांग लकवा हो गया था, और उसने बहुत सारे तंत्रिका विशेषज्ञों के पास यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, खूब सारे इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अंत में किसी ने सलाह दिया कि तुम फ्रायड के पास जाओ। तो फ्रायड के पास हो गई, तो उसका साइको एनालिसिस हुआ। साइको एनालिसिस एक प्रक्रिया है विशेष प्रकार का, जिसमें रोगी को रिलैक्सेशन में ले जाया जाता है, और जो डॉक्टर होता है उसके बीच में एक पर्दा होता है, वो प्रश्न पूछता है, और रोगी रिलैक्सेशन में उसके अचेतन की बहुत सारी, धीरे धीरे, एक दिन का नहीं होता है प्रोग्राम, ये बहुत महीनों चलता है। फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वो लिख लेता है, फिर उसको डिस्कशन करता है। तो ये सारे करने के बाद पता चला कि वह महिला एक बार जो है ना, उसकी बहन बीमार पड़ी थी, उसको देखने के लिए गई थी, और देखते समय उसके मन में एक भाव उठा, काश मेरी बहन की मृत्यु हो जाए तो मैं अपने जीजा के प्रति, क्योंकि उसका आकर्षण था अपने जीजा के प्रति, अच्छी तरह से रह सकती हूँ। लेकिन तुरंत दूसरे क्षण उसकी एक और दूसरी भावना, बिल्कुल नेगेटिव भावना, कि मैं कैसी निकृष्ट हूँ,